बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का सेकंड पोर्शन। पढ़ रहे थे अलजी, और अलजी का लास्ट टॉपिक है ग्रीन अलजी। इसको क्लोरोफाइटा भी कहते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, ये मरीन के अंदर भी रहता है। फ्रेश वाटर में ज़्यादातर इनकी स्पीशीज़ रहती हैं, मरीन के अंदर इनकी बहुत कम स्पीशीज़ रहती हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कॉलोनियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इसके बाद मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जो यूनिसेलुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले इनके जो मेंबर्स होते हैं वो क्लोरेला होता है, क्लेमेडोमोनास। इसके बाद वॉल्वॉक्स जो है इनका ये कॉलोनियल फॉर्म में रहने वाला मेंबर है। मल्टी सेलुलर फॉर्म में जो एग्जिस्ट करने वाली स्पीशीज़ हैं इनको हम गोनियम कहते हैं। लोकोमोशन की बात करें तो ज़्यादातर मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है मूव करने के लिए, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि क्लोरेला, उनके पास फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जिनके पास एक से ज़ायद फ्लैजेला मौजूद होते हैं, जैसे कि क्लेमेडोमोनास। पिगमेंट्स की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्लोरेला, अल्वा, एसिटाबुलेरिया और स्पायरोगायरा इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं दो डायग्राम्स दी गई है, एक क्लोरेला की है, दूसरी क्लेमेडोमोनास की है। क्लोरेला की बात करें तो इनके पास फ्लैजेला मौजूद नहीं होते, तो फ्लैजेला मौजूद नहीं होते तो ये मूव नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं ये नॉन मोटाइल है। सेल वॉल की बात करें, सेलुलोज की बनी है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस जो कि सेल के फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, और उसके अंदर जो स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है न्यूक्लियोलस, जिसका काम है राइबोसोम्स की प्रोडक्शन करना। और ये एक कप शेप जो लार्ज स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई जा रही है इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक साइट ऐसी होती है जहाँ पर स्टार्च ग्रेन्स को इकट्ठा किया जा रहा होता है, जिसको हम पायरिनहाइड्स कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर की तरफ आए, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। तो यही सेल जो है ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है। तो इनके पास दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं जो कि उसके अंटीरियर एंड पर मौजूद होते हैं, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, और वो भी अंटीरियर एंड्स पर मौजूद होते हैं। तो इनका फंक्शंस क्या होता है, चूँकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, फ्रेश वाटर में ज़्यादातर इनकी स्पीशीज़ रहती है, तो मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर आता है। तो ये एज अ रिजल्ट इन्होंने स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स रखी होती है जिनको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्स्ट्रा वाटर को ये बाहर निकाल देता है। उसके बाद इसके पास भी कप लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और पायरिनाइड्स जो कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स की एक स्टोरेज होती है, एक रिजर्वायर होती है। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और फ्लैजेलम। अब हम बात करते हैं ग्रीन अलजी वर्सेस प्लांट्स। ग्रीन अलजी और प्लांट्स में क्या क्या चीज़ कॉमन है, क्या क्या रिजेम्बलेंस है। तो फोटोसेंसिस की बात करें तो दोनों में मौजूद होती है, ग्रीन अलजी में भी मौजूद होती है फोटोसेंसिस, प्लांट्स में भी मौजूद होती है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है या जिनको हम लैंड प्लांट्स कहते हैं। पिगमेंट्स की बात करें तो दोनों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स मौजूद दोनों में होते हैं। इस तरह प्रोडक्ट की बात करें तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च होता है, और इसका भी फाइनल प्रोडक्ट वो ग्लूकोज होता है, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में। तो प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं इनका सेम होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बड़ा अहम फैक्टर जो इनके अंदर आरएनए होता है, इनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर, ग्रीन एलजी के अंदर और लैंड प्लांट्स के अंदर, वो भी सेम होती है, जिस चीज़ से हमें ये सिग्नल मिलता है कि ग्रीन एलजी से ही प्लांट्स की एवोल्यूशन हुई। तो इस एवोल्यूशन को हम कहेंगे मोनोफाइलेटिक लीनिएज।
मतलब प्लांट्स के ये एंसेस्टर्स कहलाते हैं और ये एक एंसेस्टर्स हैं। इस वजह से हम मोनोफाइलेटिक लीनिएज कहते हैं। तो ग्रीन अलजी को हम मोनोफाइलेटिक लीनिएज कहते हैं। इसके अलावा पीछे जो हमने जितनी भी अलजी पढ़ी हुई है वो डाईफाइलेट ये पॉलीफाइलेटिक लीनिएज में आ जाती है। पॉलीफाइलेटिक लीनिएज ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ज़्यादा एंसेस्टर्स हों उनको पॉलीफाइलेटिक लीनिएज कहेंगे। तो इनकी कंक्लूजन क्या है? प्लांट्स जो है ग्रीन अलजी से इनकी एवोल्यूशन हुई है। तो हम कह सकते हैं ग्रीन अलजी जो है ये प्लांट्स के इंसेस्टर्स हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोरेला। तो जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि एक सेल है, इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होते, तो इनको हम कहते हैं कि ये नॉन मोटाइल है क्योंकि इनके पास कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। सेल वॉल जो कि सेलुलोज की बनी होती है और जो सेकंड मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और फ्लूइडिटी वाला जो पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और सेल के फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस के अंदर डार्क स्पॉट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं और कप लाइक जो ह्यूज स्ट्रक्चर्स होती है इस सेल के अंदर इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च ग्रैन्यूल्स के लिए एक स्पेसिफिक रिजर्वायर मौजूद होता है जिसको हम पायरिनाइड कहते हैं। तो करैक्टर्स की बात करें, इनके पास लोकोमोशन के लिए कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन मोटाइल होते हैं। यूनिसेलुलर वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, तो इसके बारे में ख्याल किया जा सकता है कि अगर खुराक की कमी हो जाए तो ये भी दुनिया में खुराक की कमी हो जाए तो ये भी खुराक की कमी को दूर करने के लिए क्लोरेला को एज अ फूड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी नेक्स्ट वन जो करेक्टर है वो इजली कल्चर्ड है। मतलब ये है कि इसको लेबॉर्ट्री में पेट्री डिश में बड़े आसानी के साथ इसकी स्पीशीज को ग्रो करवाया जा सकता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिसर्च वर्क में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म भी कहेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स है वो इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर लेबॉर्ट्री में किए हुए हैं। अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अलजी। तो अलजी की अलजी इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिकली भी और इकोलॉजिकली भी। इकोनॉमिकली कहते हैं मुआशी लिहाज से, मतलब कुछ फंजाई जो है वो एज अ फूड इस्तेमाल की जा सकती है। इससे हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कैल्प जो स्पीशीज़ है ये दुनिया में खुराक की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड साबित हो सकती है। उसके बाद ये इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट भी है। वो कैसे स्टूडेंट्स? इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये एटमॉस्फेयर में या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन देते हैं। तो इस वजह से इनके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। यूजफुल सब्सटेंसेस, बहुत ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि इनके बॉडी से या इनसे हम हासिल करते हैं, जैसे एल्गीन, एगर, कैराजिनान सब्सटेंस और एंटीसेप्टिक्स जो जरासीम कुछ ड्रग्स होती हैं, ये भी हम इनसे हासिल करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इनका रोल होता है। तो इनको हम कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जो कि फोटोसेंसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो फोटोसेंसिस करने वाला ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ या उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। अगर ये प्रोड्यूसर्स हैं तो ये फूड चेन को भी मेंटेन करता है। फूड चेन को मेंटेन करने में भी रोल है, ऑक्सीजन और फूड को प्रोवाइड करने में भी अपना एक अहम किरदार अदा करता हुआ। और ये अलजी जो है, अलजी की जितने भी टाइप्स हैं दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।